क्लास 12th हमारा जो कैंसर पे टॉपिक चल रहा है, इस लेक्चर में हम उस टॉपिक को, कैंसर वाले टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। कैंसर होता क्या है और कैंसर किस तरह से एक इंसान की बॉडी में, उस इंसान की बॉडी के अंदर डेवलप होके उसकी डेथ का कॉज बनता है, ये हमने अपने पिछले लेक्चर्स में जो है वो देखा। आज हम कैंसर में बनने वाले ट्यूमर्स की बात करेंगे। जो कैंसर्स में ये जो ट्यूमर तैयार होता है, जो आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैंसर में एक ट्यूमर बनेगा, वो ट्यूमर जो है वो कितने किस्म का हो सकता है। तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल की वजह से जब बॉडी के अंदर एक मास, अनऑर्गेनाइज्ड मास सेलों का जो तैयार होता है, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं, वो ट्यूमर दो किस्म का होता है। एक को हम लोग बेनिग्न ट्यूमर और एक को हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से जानते हैं। इन दोनों ट्यूमर्स में कई बार ट्यूमर बेनिग्न बनता है और कई बार मैलिग्नेंट बनता है। बेनिग्न ट्यूमर जो है ये कम खतरनाक है, बिकॉज ये मेटास्टेसिस जो हमने पढ़ा है वो नहीं करता है। सेल बिगड़ गए हों और उन्होंने अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू कर दिया हो और बॉडी के अंदर किसी जगह पर एक अनऑर्गेनाइज्ड मास जो है सेलों का, यानी ट्यूमर बन गया हो, मगर अगर वो ट्यूमर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहे और आसपास के टिश्यू में इन्वेजन ना करे, घुसपैठ ना करे, तो हम कहते हैं कि वो ट्यूमर जो है वो बेनिग्न ट्यूमर है, वो फैलेगा नहीं। सिंपल सी जबान में कहें तो ये नहीं फैलने वाला ट्यूमर है। इसके मुकाबले में मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये वो ट्यूमर होता है जो जहाँ बनता है, जिस पार्ट में बनता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ के बाद उस मैलिग्नेंट ट्यूमर में से इन्वेजन होती है। जैसे आपको बताया है कि किसी पेड़ की जड़ों की तरह ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है, इसकी जड़ें आसपास के टिश्यू में इन्वेजन करती हैं, वो इन्वेजिवनेस दिखाता है। वो इन्वेजिवनेस या इन्वेजन जो है बेनिग्न ट्यूमर में नहीं मिलेगी और फिर इस इन्वेजन की वजह से ये आसपास के टिश्यू में घुसता है, ब्लड वेसल्स के अंदर घुसता है और इसके सेल उस प्राइमरी ट्यूमर से निकलकर पूरी बॉडी में फैलते हैं और सेकेंडरी ट्यूमर्स जो है वो बनाता है। तो वो ट्यूमर जो इन्वेजन करके, मेटास्टेसिस करके और सेकेंडरी ट्यूमर्स जो है तैयार कर सके, यानी जो फैल सके, उसे हम मैलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से जानते हैं। जबकि वो बेनिग्न ट्यूमर जो है वो अपनी जगह पर लोकलाइज्ड रहेगा, कुछ देर तक ग्रोथ करने के बाद उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी और वो सराउंडिंग टिश्यूज में इन्वेजिवनेस नहीं दिखाएगा। यही वजह है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर को ज़्यादा खतरनाक जो है वो समझा जाता है। अब बात आती है कि जब ट्यूमर एक बार डिटेक्ट हो जाए तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कैसा किया जाएगा। देखो, सबसे पहले कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग समझें कि जब कैंसर के ट्रीटमेंट की बारी आती है तो सबसे पहले बॉडी की स्कैनिंग करके ये पता किया जाता है कि ट्यूमर कहाँ है, उसकी लोकेशन जो है वो निकाली जाती है। वो हम सिटी स्कैन से कर सकते हैं, एक्सरे टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास है उससे कर सकते हैं, एंडोस्कोपी से कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह की जो स्कैनिंग टेक्निक्स हैं उनसे ट्यूमर की लोकेशन जो है उसका पता किया जाता है कि वो कहाँ है। उसके बाद जब ट्यूमर मिल जाता है तो दूसरा स्टेप ये होता है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि वो ट्यूमर बेनिग्न है या मैलिग्नेंट है। और ये जो ट्यूमर को बेनिग्न और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है, इसका पता हमें बायोप्सी नाम के टेस्ट से चलता है। हम लोग क्या करते हैं कि मिले हुए ट्यूमर में से एक छोटा सा हिस्सा जो है उसके टिश्यू का, वो एक फाइन नीडल के ज़रिए बाहर निकालते हैं और उस टिश्यू को हिस्टोपैथोलॉजी के लिए लेबोरेटरी में भेजते हैं और वहाँ उन सेलों की स्टडी करके ये पता किया जाता है कि क्या वो ट्यूमर
एक बेनिग्न ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है, क्या उसके सेलों में वो जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हमने पढ़ा है वो ख़त्म हो गया है। अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ख़त्म हो गया होगा तो उसने इन्वेजिवनेस शुरू कर देनी है। तो बेनिग्न ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इस बात का पता हमें बायोप्सी टेस्ट से जो है वो चलता है। उसके बाद फिर डॉक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अगर बेनिग्न ट्यूमर है तो सिंपल सी सर्जरी करके उस ट्यूमर को बाहर निकाला जाता है। लेकिन अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो ट्यूमर को बाहर निकालने के बाद, सर्जरी करने के बाद ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जो है वो ऐड किया जाता है। सो जनरली जब ट्रीटमेंट किया जाएगा तो ट्रीटमेंट से पहले बेनिग्न और मैलिग्नेंट ट्यूमर का पता किया जाएगा। अगर बेनिग्नेंट ट्यूमर है तो ट्यूमर को आसानी से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। अगर मैलिग्नेंट है तो फिर सर्जरी की जाएगी। सर्जरी के बाद फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जो है वो भी देनी पड़ेगी। अभी कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज में होने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कुछ केमिकल्स, ऐसे केमिकल जो कैंसरस सेल्स पर बुरा असर करते हैं, कैंसरस सेल्स को तबाह करते हैं, उन केमिकल्स को हम लोग पेशेंट की ब्लड सर्कुलेशन में डाल देते हैं और वो केमिकल ब्लड सर्कुलेशन के जरिए पूरी बॉडी में फैल के जहां भी उन्हें कैंसरस सेल मिलते हैं वो उन कैंसरस सेल्स को तबाह कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ताकि सेकेंडरी ट्यूमर्स जो हैं उनके बनने का खतरा जो है वो कम हो जाए। इसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। इन केमिकल्स में मरकेप्टोप्यूरिन जैसे केमिकल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम पेशेंट की बॉडी में कैंसरस सेल्स अगर फैले हों तो उन्हें ख़त्म करने की कोशिश जो है वो करते हैं। कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे इस कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट के बॉडी के आरबीसीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टूटते हैं, जिससे पेशेंट को एनीमिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इस कीमोथेरेपी से पेशेंट का कंप्लीट हेयर लॉस जो है वो हो जाता है, बाल उसके सारे निकल जाते हैं। इसके अलावा मसल फटीगनेस, मसल्स में पेन वगैरह जो है वो कीमोथेरेपी से होती है। और एक और चीज़ जो कैंसर के ट्रीटमेंट में अपनाई जाती है वो है रेडियोथेरेपी। इस रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है कि जो जगह, अफेक्टेड जगह जो है जहाँ ट्यूमर बना है, उस जगह को स्ट्रॉन्ग बीम्स जो हैं एक्सरेज की, उनका एक्सपोजर दिया जाता है। उस अफेक्टेड पार्ट पे स्ट्रॉन्ग बीम्स जो हैं एक्सरेज की डाली जाती हैं ताकि वहाँ के आसपास के जो सेल्स हैं उनके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सरेज के एक्सपोजर की वजह से इतना कमज़ोर पड़ जाए कि वो सेल डिवाइड करना, प्रोलिफरेट करना जो है वो छोड़ दें, ताकि फर्दर वहाँ पर उस जगह पर जो है फिर से ट्यूमर जो है वो ना बन सके। तो सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, ये ट्रीटमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैंसर के केस में अगर ट्यूमर मैलिग्नेंट हुआ तो। अगर बेनिग्न ट्यूमर है तो फिर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की कोई ज़रूरत नहीं, बेनिग्न ट्यूमर को निकाल सकते हैं, सर्जरी करके हटा सकते हैं। ट्यूमर बेनिग्न हो तो भी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ट्यूमर बेनिग्न है तो उसको छोड़ दिया जाए, बॉडी के अंदर रहने दिया जाए, बिकॉज बेनिग्न ट्यूमर किसी भी वक्त मैलिग्नेंट ट्यूमर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसके अलावा बेनिग्न ट्यूमर जो है अगर मैलिग्नेंट नहीं भी बना तो जिस पार्ट में वो बन रहा है उस पार्ट में कुछ नुकसान वो पहुंचा सकता है। बेनिग्न ट्यूमर के बनने की वजह से आसपास जो ब्लड वेसल्स हो सकती हैं वो दब सकती हैं। उन ब्लड वेसल्स के दबने से ब्लड सर्कुलेशन जो है उसको अफेक्ट हो सकता है। आसपास की नर्व्स जो हैं ट्यूमर के इर्द गिर्द वो डैमेज हो सकती हैं। इसीलिए ट्यूमर अगर बेनिग्न भी हो तो भी उसे सर्जरी करके रिमूव करना ज़रूरी है। अब एक और चीज़ जो हम सबके दिमाग में कैंसर के स्टडी के दौरान, पढ़ने के दौरान जो है वो आती है, वो ये कि आखिर अपनी ही बॉडी के सेल इस तरह से कैसे बिगड़ जाते हैं। ऐसा क्या है जो उन सेलों की ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है? कल तक जो सेल बॉडी के नॉर्मल सेल्स में गिने जाते थे, आज वो कैंसरस कैसे हो गए? तो ये जो कैंसर का कॉज है, कैंसर के पीछे की वजह है, ये काफ़ी टाइम से इसके ऊपर रिसर्चेस हो रही हैं।
उन्हें खोजने की कोशिश की जा रही है। और स्टडीज़ में ये पता चला है कि कैंसर के कॉज के पीछे कुछ फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्हें हम ऑन्कोजेनिक या कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स जो है उनका नाम देते हैं। तो जो कार्सिनोजेन्स हैं, वो जो कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स हैं, उनमें कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं, कुछ केमिकल फैक्टर्स हैं और कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। फिजिकल फैक्टर्स में कुछ रेडिएशंस, जैसे सनलाइट जो है उसमें कई तरह की ऐसी रेडिएशंस होती हैं। इसके अलावा एक्सरेज हैं, यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं। ये जो रेडिएशंस हैं, इन रेडिएशंस का एक्सपोजर अगर इंसान की बॉडी के किसी पार्ट पे बार बार पड़ता रहे तो उससे भी उस एरिया के सेल जिन ये रेडिएशंस का एक्सपोजर बार बार पड़ता है, वो सेल कैंसरस जो है वो बन सकते हैं। इन्हें हम फिजिकल कार्सिनोजेंस कहते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल कार्सिनोजेंस हैं जो हमारे आसपास भरे पड़े हैं, जैसे बेंजीन है, बेंजपाइरीन है, नाइट्रोसोडाइमिथाइलीन है, एक्रिलीन डाई है। इस तरह के कई केमिकल्स हमारे आसपास होते हैं कि उनका एक्सपोजर अगर बॉडी के किसी पार्ट पर बार बार पड़ता रहे तो वो कैंसरस बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तंबाकू में दो तरह के कार्सिनोजेंस जो हैं मेनली पाए जाते हैं, जिनमें एक बेंजपाइरीन और एक नाइट्रोसोडाइमिथाइलीन है। तो वो इंसान जो बार बार टोबैको का इस्तेमाल करता है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो टोबैको का करता है, उसके शरीर के अंदर ये नाइट्रोसोडाइमिथाइलीन और क्या बेंजपाइरीन इस तरह के केमिकल्स जो हैं वो जाते रहते हैं, जिससे उसकी बॉडी के सेल्स जो हैं वो कैंसरस बन सकते हैं। स्मोकिंग वाले लोग जो हैं उनमें थ्रोट कैंसर, ओरल कैंसर, लंग कैंसर, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। इसके अलावा और भी कई तरह के ऐसे केमिकल्स हैं जिनके एक्सपोजर से बॉडी के सेल्स जो हैं वो कैंसरस सेलों में तब्दील हो सकते हैं। फिजिकल और केमिकल कार्सिनोजेंस के अलावा कुछ बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस भी हैं। अब ये बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? जो कुछ वायरसेस माना जाता है, कुछ वायरसेस ऐसे हैं बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन में, वो वायरसेस आते हैं। ये माना जाता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे वायरसेस हैं, जैसे एप्स्टीन बार वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इन सब वायरसेस के नाम जो हैं आपको नोट्स जो हैं उनमें दिए गए हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस है, बर्किट्स लिम्फोमा वायरस है। ये माना जाता है कि जब ये वायरस बॉडी के किसी सेल पर अटैक करते हैं, उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो सेल जिन सेलों पर ये वायरस अफेक्ट करते हैं वो सेल भी कैंसरस बन सकते हैं। तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस जो हैं उनके एक्सपोजर की वजह से बॉडी के सेल्स जो है वो कैंसरस बन सकते हैं। और इस तरह से कैंसर, जो हम पिछले कई दिनों से, पिछले 2-3 लेक्चर से हमने इसकी बात की, वो एक इंसान में डेवलप होता है और उसकी जान जो है वो ले सकता है। एग्जैक्ट रीज़न कैंसर के डेवलप होने का वो क्लियर नहीं है, बट इतना कंफर्म है कि ये जो कार्सिनोजेंस हैं इनके एक्सपोजर की वजह से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे लंग कैंसर जो है वो कई लोगों को होता है, बट स्मोकर्स जो हैं उनमें लंग कैंसर का खतरा ज़्यादा है। यानी लंग कैंसर एक नॉन स्मोकर को भी हो सकता है, बट स्मोकर को लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कार्सिनोजेंस के एक्सपोजर को अवॉइड करके एक इंसान अपनी बॉडी के अंदर कैंसर डेवलप होने के चांसेस को काफ़ी कम कर सकता है। इस तरह से हम लोगों का ये जो डिसऑर्डर था, ये जो डिजीज़ थी कैंसर,
हमने इसको इस तरह से तैयार करना है, नोट से आप इसको याद करेंगे।